ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। देखो तीन तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वहां पे बनता है जहां पे मोनोवैलेंट एटम होता है, जहां पे डाइवैलेंट होते हैं वहां पे डबल बॉन्ड, और जहां पे ट्राइवैलेंट एटम होते हैं वहां पे कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन का मतलब क्या होता है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या कार्बन आपका केवल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अलग अलग एटम के साथ जिनके साथ बॉन्ड बनाता है, जो वो भी सेम कैटेगरी में आएंगे या उनको कोई अलग नाम दिया जाएगा। तो आप सभी की केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, या बोल दो आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4, या वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर, वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, वो है आपका कार्बन्स कंपाउंड। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ईच एंड एवरी टर्म्स जो भी रिलेटेड है कि एग्जैक्टली कार्बन्स कंपाउंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिन भी बच्चों को आगे जाके अपना कैरियर मेडिकल फील्ड या फिर नॉन मेडिकल फील्ड में बनाना है 11th और 12th क्लास में, तो उनके लिए सबसे बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा आपका इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। आज पढ़ने वाले हैं हम आपका चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। कंप्लीट डिटेल्स हम इसके बारे में जानेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम लोग चैप्टर में घुसते हैं ना, तो आप लोगों को एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जरूर पता होना चाहिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड से पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन की एग्जैक्टली कहानी क्या है, कितने अमाउंट में आपको मिलता है। अगर आप कार्बन की अकरेंस की बात करते हो, एग्जिस्टेंस की बात करते हो, तो कार्बन दो तरीके से आपको मिलता है। एक आपके एटमॉस्फेयर में मिलता है, एक धरती की क्रस्ट में मिलता है, अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। एग्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे, कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में करीब 0.04% ही मिलता है। यानी कि जो कार्बन पहला कहां पे मिलेगा आपको, आपके एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज मिलता है, 0.04%। अगर आप लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हो तो यहां पे मिलता है ये करीब 0.025%। ये अकरेंस की बात है, ये आपको पता होना चाहिए कार्बन के बारे में। जब कार्बन के बारे में जानना हम लोगों ने शुरू कर दिया है तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होगा। जितने भी कार्बनिक एलिमेंट आप सभी को पता है, कार्बन छठे नंबर पे आता है आपकी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। और अगर आप इसके मास नंबर या एटॉमिक मास की बात करोगे तो इसका एटॉमिक मास बन जाता है आपका करीब 12। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कार्बन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एलिमेंट का नाम हम सभी ने पढ़ ही लिया, क्या है आपका कार्बन। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन छठे नंबर पे आता है। और अगर आप लोग इसका मास नंबर देख पा रहे होगे तो इसका मास नंबर कितना है, 12 है। ये आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शब्द आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसका कुछ हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जो भी आपके एटम का एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स को सेल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसका है आपका 6, तो आपका कितना बन जाएगा, 2 और 4। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, 2 की फर्स्ट सेल में कितनी है, 2, और एन सेल में कितनी है आपकी 4। क्लियर। और ये जो आखिरी सेल होता है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, और इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्लियर है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6, और मास नंबर कितना हो गया इसका, 12। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक स्टेबिलिटी में होते हैं, एक स्टेबिलिटी में नहीं होते, एक स्टेबल होते हैं, एक नहीं होते। क्या कार्बन आपका स्टेबल है? तो स्टेबल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप लोगों को ध्यान में रखना। कैसे चेक करोगे कि कोई भी आपका एटम क्या है, आपका स्टेबल है या नहीं। देखो 2 एटम आप लोग छोड़ दो, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इनके अलावा जितने भी बच गए ना, ऑल, इनके अलावा जितने भी बच गए उन सभी को अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, नहीं तो नहीं है। और हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट है जिनको कितने चाहिए, आपके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि इनको ड्यूप्लेट पूरा करना है और इनको कितना पूरा करना है, ऑक्टेट। तो अब ध्यान से देखो, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। है कितने आपके, 4। तो क्या आपका कार्बन स्टेबल है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो, कार्बन इज नॉट स्टेबल। कार्बन क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। ये एक बेसिक बुनियादी बात है जो आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन इज नॉट स्टेबल। ये थोड़ी बातें आप लोगों को पता चल गई होगी कि एग्जैक्टली कार्बन का क्या कुछ सीन चलता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, ठीक है। अब क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी आपका इसका आउटर मोस्ट सेल आप लोगों ने देखा, ठीक है, जो भी इसका आउटर मोस्ट सेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और इसको कितने की जरूरत है, 4 की है। इन 4 को पूरा करने के लिए एक ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या सीन है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। देखो दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक आपका आयोनिक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक है आपका कोवेलेंट। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों ने किया तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने क्या किया, अगर आप लोगों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया, ठीक है, आपस में शेयर कर लिया, तो इसको क्या बोलोगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 4 की ये शेयरिंग करता है, दैट्स व्हाई यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवेलेंट। और कार्बन के जितने भी कंपाउंड बनेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए उनको बोला जाता है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। और ये बॉन्ड बनता ही स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो बॉन्ड आपको समझ में आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरीके के कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्लियर है। और कार्बन के जितने भी कंपाउंड है वो कैसे है, कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया तो वहां पे एक बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया तो वहां पे दूसरे टाइप का बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया ना तो वहां पे तीसरे टाइप का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जहां पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना वहां पे बोलते हैं डबल बॉन्ड, और जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उनको बोलते हैं आप लोग ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से समझना, जैसे आप लोग यहां पे देख पा रहे होगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अगर आप लोग देखोगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डाईवैलेंट एटम है, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब कौन से एटम है, ये आपके डाईवैलेंट एटम है, ठीक है। डाईवैलेंट एटम का मतलब क्या होता है, वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप लोग देखोगे 3 है तो आप क्या बोलोगे, उनको बोलोगे आप लोग ये कौन से एटम है, आपके ट्राईवैलेंट एटम है, क्लियर है। तो 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको क्लियर हो गया होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है। ये बॉन्ड ही और कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये वाला एटम भी आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एटम शेयर कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड तो बनना ही है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन के केस में होता है। आई होप कि एक भूमिका आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन का कैसे कैसे केस चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है ना, मैंने यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, क्लियर है। और आपका नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये ट्राईवैलेंट एटम है, क्लियर है। लेकिन एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हो आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर आप लोग कहते हो लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और लिविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उनको हम लोग दिखाते हैं। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन है, इस वाली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 डॉट दिखाया। दूसरी हाइड्रोजन ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे हो जाती है आपकी म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये टाइप की ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं आप लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही मान लो आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लियर है। यहाँ पे ये वाला भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बाकी तो इनके पास होते ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके पास कितने हो गए, इसके पूरे हो गए। इसने क्या किया, इसके साथ ये बॉन्ड बनाया, इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब देखोगे तो 8 पूरे हो गए दोनों के, लेकिन ये हुई है आपकी शेयरिंग, क्लियर है। इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनाना उसको बोलते हैं आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है एग्जामिनर, ये बात आपको समझनी है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कार्बन के बारे में और अंदर जाते हैं। अब देखो ध्यान से, कार्बन है, मैंने बताया C से रिप्रेजेंट करते हैं, एटम का नाम कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर कितना है, 12, क्लियर है। अब यहाँ पे 2 स्पेशल बातें हैं, ठीक है। कार्बन को स्पेशल क्यों इंक्लूड किया गया है, पहला है इसकी टेट्रा वैलेंसी। वैलेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। कैटेनेशन का मतलब आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, सेल्फ लिंकिंग, क्लियर है। आप लोग क्या कह सकते हो, सेल्फ लिंकिंग। आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। 2 स्पेशल कैटेगरी, 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, 2 स्पेशल पावर होती है कार्बन की, जिनकी वजह से ये स्पेशल बनता है, जिनकी वजह से कार्बन के इतने कंपाउंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, तो हम 2 रीजन देंगे। पहला देंगे इसका टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, और 4 वैलेंसी होने की वजह से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बन पाता, 4 वैलेंसी होने की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा रीजन देंगे हम लोग कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग की पावर, और सेल्फ लिंकिंग की
की पावर की वजह से ही कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं। ये दो रीजन है जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। टेट्रावैलेंसी मैंने बता दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4। ठीक है, और आपका जो आप लोग कैटाइनेशन का मतलब सेम एटम का सेम के साथ लिंकिंग। क्लियर है? कार्बन 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 कार्बन, जो येलो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये कैटाइनेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सभी बातें आई होप कि आपको परत दर परत के आपको समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली कैसे कार्बन क्यों इतना वर्सटाइल नेचर में मिलता है, क्यों इतना स्पेशल बनाया गया कि इसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर नहीं, पूरी की पूरी स्पेशल केमिस्ट्री चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली क्या कुछ सीन चल रहा है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम और डिटेल में चलेंगे कि सर बताओ टेट्रावैलेंसी का क्या सीन होता है। मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से यहां पे मोनोवैलेंट एटम के साथ भी कंबाइन हो सकता है, डाईवैलेंट एटम के साथ भी कंबाइन हो सकता है, और ट्राईवैलेंट एटम के साथ भी कंबाइन हो सकता है। मोनोवैलेंट एटम के साथ अगर कंबाइन होगा, जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। क्लियर है? यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसका पूरा हो गया। एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके भी 2 पूरे हो गए। यहां पे मान लो एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके भी 2 पूरे हो गए। यहां पे एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके भी 2 पूरे हो गए। अब हुआ क्या कि कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो कार्बन के 8 पूरे हो गए। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे जो ये एटम है हाइड्रोजन, ये क्या है? आपका मोनोवैलेंट एटम है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है? आपका मोनोवैलेंट, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। लेकिन जैसे आपकी ऑक्सीजन के साथ, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो डबल बॉन्ड आएगा। कितना आएगा आपका? डबल बॉन्ड आएगा, 4 पूरे हो जाएंगे। तो ये वाला है वो एक ऐसा है आपका डाईवैलेंट। अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा बच्चों, तो कैसा बनेगा? ये ट्राईवैलेंट बनेगा। कार्बन की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पता होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? शुरू से लास्ट तक एक बार फटाफट रिकैप करेंगे कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा कार्बन आपका अर्थ क्रस्ट में कितना मिलता है? 0.025%, और आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है 0.4%। हमने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिंबल C होता है, एटॉमिक मास नंबर 12 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 और 4 होती है। 4 इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल ना होने की वजह से बॉन्ड बनाता है जहां पे शेयरिंग करता है, और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आप लोग कोवलेंट बॉन्ड। और ये क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। बात हमने बात की। अब आगे देखा कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? कोवलेंट कंपाउंड। यही हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमने देखा कि कोवलेंट कंपाउंड में 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वहां पे बनता है जहां पे मोनोवैलेंट एटम होता है, जहां पे डाईवैलेंट होते हैं वहां पे डबल बॉन्ड, और जहां पे ट्राईवैलेंट एटम होते हैं वहां पे कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हमने देखा कि क्यों इतना वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, इतने ज्यादा कंपाउंड होने का कारण क्या है। तो हमने देखा टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। और दूसरा क्या देखा? कैटाइनेशन। कैटाइनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग वाली हमने देखी। ठीक है, आगे हमने देखा कि कैसे ये आपका टेट्रावैलेंसी का क्या सीन है, कैसे कैसे किन किन टाइप के मोनो डाई और ट्राई के साथ कैसे ये आपका जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है। अब आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे कैटाइनेशन। कैटाइनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ बॉन्ड। ध्यान से समझना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक एटम सीरीज ऑफ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सीरीज ऑफ बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब एक सीरीज तो बनेगी लेकिन वो सेम एटम के साथ बनेगी, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा और जुड़ता जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हो आप लोग कैटाइनेशन। ठीक है, ये क्या होती है आपकी कैटाइनेशन। आई होप कि येलो लाइन आपको दिख रहा होगा, कार्बन येलो लाइन से कनेक्ट है। ठीक है, येलो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? येलो लाइन रिप्रेजेंट करता है आपका कि यहाँ पे कैटाइनेशन पावर है कार्बन के पास। दैट्स व्हाई ये आपका मल्टीपल बॉन्ड की एक सीरीज बनाता है सेम टाइप के एटम के साथ। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम। क्यों होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? क्योंकि इन सभी कार्बन एटम का साइज होता है स्मॉल। अब साइज स्मॉल है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर साइज आपका बड़ा होता है ना एटम का, तो बॉन्ड हो जाता है आपका थोड़ा सा लूज। क्लियर है? इतना टाइट नहीं हो पाता, इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाता, इतना जितना ये स्ट्रॉन्ग है इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाता। ये आपको एक रीजन समझना है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैटाइनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होता है। मैं डिटेल में लेके चल रहा हूं आपको, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस, ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके। अब आगे चलते हैं। देखो ये आपका कार्बन अध्याय खत्म हुआ। कार्बन की क्यों जरूरी है सारी बुनियादी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। अब एक सेकंड स्टेप आता है। कार्बन के अंदर एक स्पेशल चीज और मिलती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोल दो आप लोग या फिर कुछ भी बोल दो, एलेट्रोप्स। एलेट्रोप्स का मतलब एक एलिमेंट आपका डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
उनको क्या बोलते हैं आप लोग? एलोट्रोप्स। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कार्बन के एलोट्रोप्स का मतलब क्या है? एलोट्रोप्स का मतलब होता है एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता माय डियर फ्रेंड्स तो उसको क्या बोला जाता है? एलोट्रोप्स। कार्बन के सर कितने एलोट्रोप्स होते हैं? 3 एलोट्रोप्स कार्बन के होते हैं। पहला होता है डायमंड, हीरा जिसको बोलते हो, ग्रेफाइट पेंसिल की नोक जो आपने देखी होगी वो तो आपका ग्रेफाइट। थर्ड होता है बुक मिनिस्टर फुलरिन, ठीक है। अब यहाँ पे फुलरिन लिखा हुआ है ओनली, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? बुक मिनिस्टर फुलरिन। ये एक ऐसा एलोट्रोप है जहां पे कार्बन 60 का एक आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो 3 एलोट्रोप्स है, 3 अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका कार्बन। पहला है डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट माय डियर फ्रेंड्स, और थर्ड क्या आपका? बुक मिनिस्टर फुलरिन। ठीक है, बेसिकली हमारा फोकस डायमंड और ग्रेफाइट पे रहेगा। आपका फाइनल एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्रेफाइट और डायमंड से आएगा, फुलरिन से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। अब चलते हैं इनको समझते हैं एग्जैक्टली क्या सीन है। ठीक है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन में 2 बातें बहुत जरूरी है। एक इसकी सॉफ्टनेस के बारे में बात करेंगे, एक इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसको पिघलाने के लिए आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका भी मेल्टिंग पॉइंट है जो आपका वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। यानी कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और आपका ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट आपका हार्ड होता है, हाई होता है। ठीक है, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, लेकिन आपका डायमंड कैसा होता है? हार्ड। इवन सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है? आपका डायमंड। इसलिए इसका ज्वेलरी का टर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फुलरिन्स ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है, बीच की लाइन आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, फुलरिन्स ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? लो होता है। इसको कम प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये दोनों बुनियादी बातें आई होप कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में आपको क्लियर होगी होंगी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, किस किस के बीच में? आपका ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में। क्लियर? तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो आप लोग स्ट्रक्चर। क्लियर है? डायमंड का स्ट्रक्चर देखो और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है? हर एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, यहां पे कितना होता है? पहले ग्रेफाइट है, फिर क्या आपका डायमंड। ये वाला किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? और ये आपका किसका है? ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को समझे माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे एक जो कार्बन एटम है ना, वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां आप लोग पाओगे कि सॉरी यहां पे 6 होते हैं। आई होप कि एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये वाला कार्बन एटम है, ये 1 2 और 3, सॉरी 3 से जुड़ा हुआ था। यहां पे लिखा हुआ है कितने हैं? 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है। यानी कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है, देखो ऐसे। और आप यहां पे क्या कह सकते हो? यहां पे 3 से ही जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे एक कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन एटम से। किसकी बात करें? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 3 से जुड़ा होता है, डायमंड में कितने से जुड़ा होता है? 4 से। एक ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्योंकि 4 ये आपका फ्री है ही नहीं, क्योंकि 3 ही तो हुए ना, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया था, यहाँ पे कोई खाली नहीं है। दैट्स व्हाई ये आपका कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई आपका जो डायमंड है वो क्या होता है? आपका इंसुलेटर होता है। क्लियर? ये एक बुनियादी डिफरेंस है, बुनियादी अंतर है, बुनियादी आप लोग कह सकते हो फर्क है, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या फर्क होता है। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायमंड और ग्रेफाइट पुराण को छोड़ दे तो आगे चले तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक बुनियादी चैप्टर शुरू हो जाता है यहां से, जिसको बोलते हैं आप लोग हाइड्रोकार्बन्स। नाम से आपको पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है आपका, आपके स्क्रीन के सामने है हाइड्रोजन, एटम नंबर 1 बोलते हो। ठीक है, और आपका कार्बन आप सभी ने पढ़ाई हुआ है अभी अभी। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां पे आप लोग आगे पढ़ोगे, हाइड्रोजन और कार्बन 2 टाइप के होते हैं। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2। ठीक है, जहां पे एक में हम लोग लिख देते हैं आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरे में क्या लिख देते हैं हम लोग? दूसरे में लिख देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपको जरूर समझना। ठीक है, एक क्या होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत बुनियादी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपके हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो सैचुरेटेड है। अगर आपके हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा है? अनसैचुरेटेड। क्लियर है? तो जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्केन, ALKANE, एल्केन बोलते हो। ठीक है,
ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसको एल्कीन बोला जाता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आप लोग एल्काइन बोलते हो। इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एक खास बात और बता देता हूं, जो सिंगल बॉन्ड है आपका एल्केन, एन यहां से फिक्स यूज करते हैं। जब आप लोग इसके जो आगे समझेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एल्केन के लिए, ध्यान से समझना, CnH2n+2, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, सिंगल बॉन्ड होता है, क्लियर है। एल्कीन का अगर आप लोग देखोगे तो बनेगा CnH2n, ठीक है, ये आपका एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है CnH2n-2, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन का जो फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया सुफिक्स आपका ANE यूज किया, यहाँ पे ENE यूज किया, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, YNE। दिस इज द बेसिक, यहां से आपकी केमिस्ट्री शुरू होगी। मेक श्योर करके आप लोग इन सभी बातों को, बुनियादी बातें हैं, नोट कर ले, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक बात आपको क्लियर दिखेगी, हाउ दे आर सेम बट डिफरेंट, ठीक है। ये इन दोनों का सेम फॉर्मूला है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन है और चार दूनी 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या ये सेम है या अलग, आप लोग देखो सेम फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग। तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फटाफट से आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, जिनका सेम फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, देखो जहां पे आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन सेम केमिकल फॉर्मूला हो, ठीक है। अगर आप लोग आपका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान से समझने, जो आपका जनरल फॉर्मूला है अगर वो है आपका सेम, क्लियर है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर है अलग आपके कंपाउंड का, ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, आइसोमर्स, ठीक है। और दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आप आगे जाके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चर बदलता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप लोग यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे स्ट्रेट चेन आपको दिखेगा 1 2 3 4, वही है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H10 है, ये आपका इसका फॉर्मूला है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे स्ट्रेट सेम है, यहाँ पे आपकी ब्रांच बनी, क्लियर है, क्या बनी, ब्रांच बनी, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, C4H10 और C4H10, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है, ठीक है। बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों के पास क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। दोनों के पास क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जरूर आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या, माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा क्या सीन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब यहां पे ध्यान से देखो, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं। साइकिल में जो होते हैं, स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट में 2 बन गए, एक तो ब्रांच बन गया, ठीक है, एक स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब कुछ होते हैं जो रिंग में होते हैं, जैसे जिन सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड। रिंग में कौन होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाले, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब या तो डबल बॉन्ड मिलेगा उनके बीच में, कैसा मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। आप एग्जांपल आप लोगों को याद रखना, बेंजीन C6H6, ये किस में आता है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। और साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे C6H12, ये किस में आता है आपका, ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में आता है। ये एक बेसिक बात है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग नेमिंग करेंगे, क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चैप्टर मूव ऑन करता है। अब आगे चले तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, डज द कार्बन फ्रॉम बॉन्ड ओनली विद द हाइड्रोजन एटम, क्या आपका कार्बन केवल हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ये एक बुनियादी बात आप सभी को पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। लेकिन बुनियादी सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या कार्बन आपका केवल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अलग अलग एटम के साथ जिनके साथ बॉन्ड बनाता है, कि वो भी सेम कैटेगरी में आएंगे या उनको कोई अलग नाम दिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, क्लियर।
ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि एग्जैक्टली जो आपके दूसरे एटम होते हैं हाइड्रोजन के अलावा, उनको बोलते हैं आप लोग हीट्रो एटम्स। हीट्रो का मतलब होता है अदर। जैसे आप लोग क्या कहोगे, क्लोरीन हो गया, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी अलग है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, हीट्रो एटम्स। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा कि बनाता है, बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो उनको क्या बोलोगे आप लोग, हीट्रो एटम्स। ठीक है, हीट्रो एटम्स और एक ग्रुप ऑफ हीट्रो एटम्स। अब यहाँ पे सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इसका मतलब एक्स जब भी आएगा रिप्रेजेंटेशन में, वो हीट्रो एटम को रिप्रेजेंट करेगा, वहां पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसका मतलब आपका क्या है, सिंपल सिंपल सा हीट्रो एटम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हीट्रो एटम को। जहां पे ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कोई भी एटम हो सकता है एक्स का मतलब, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी परिभाषा यहां से निकल के आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या सीन करता है। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब ध्यान से समझो एग्जैक्टली क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के केस में आपके एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। सबसे बुनियादी बात है, क्या बोला मैंने, एटम के केस में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, आपका एटम भी हो सकते हैं और आपके ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे आपके फंक्शनल ग्रुप की, तो मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप आपका एक पर्टिकुलर एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मैंने क्या कहा, आपके एटम भी हो सकते हैं और प्लस में आप लोग क्या कह सकते हो, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। ठीक है? जो आपके एक पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ मिलके जुड़ के उसको रिएक्टिव बनाते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? आई होप के क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप का क्या मीनिंग होता है। दीज आर द एटम्स or group of atoms that combine with any compound, make it reactive and change its chemical properties। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फंक्शनल ग्रुप। There are lot of type of the functional group exist करते हैं। अब ध्यान से देखें, जैसे पहले आपके कुछ आपके सिलेबस में है, पहला है आपका हेलोजन्स। ठीक है? हेलोजन में आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आप लोग देख सकते हो। ठीक है? जिनका जनरल आर आपका फॉर्मूला होता है, RX लिख सकते हो। ठीक है? एक्स की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आ सकता है। ठीक है? इनको हेलोजन बोलते हो। ठीक है? सेकंड है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का जो फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप है R और OH। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है इसका फॉर्मूला, R और OH। बहुत बेसिक बात है। अगर आप लोग एल्डिहाइड की बात करते हो तो RCHO, ध्यान से समझना, क्या है आपका RCHO, ये एल्डिहाइड होता है। और अगर आप लोग लिख दो ROH, ये क्या होता है आपका एल्कोहल। और मैंने बताया ना RX बता दें तो क्या हो जाएगा आपका हेलोजन ग्रुप। क्लियर है? अगर आप लोग कीटोन की बात करते हो तो इधर भी R लगा दो, बीच में C डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है? और इधर एक और R लगा दो। ठीक है? तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी के सामने है, RCOOH। ये क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है। हम वन बाय वन इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने एल्कोहल को प्रेजेंट किया, एल्कोहल के लिए हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मिथेनॉल है, CH3OH है। ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखोगे C2H5OH है, ये भी क्या है, इथेनॉल है। यहाँ पे भी देखोगे OH है, ये प्रोपेनॉल है। क्लियर है? तो ये क्या है आपके, ये सभी इथेनॉल, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे OL, एल्कोहल अगर आप लोग उठाते हो तो इसका OL उठाया हुआ है एज ए सुफिक्स। आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है? क्या उठाया हुआ है, एल्कोहल का आपका OL उठाया हुआ है एज ए सुफिक्स। क्लियर है? OH आपको सभी को दिख रहा होगा, सब में क्या है आपका सेम फंक्शनल ग्रुप है OH। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब कई बार क्या होता है, अभी तक तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता था, कई बार डबल बॉन्ड भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है? मैंने बताया डबल बॉन्ड आपको एल्कीन के केस में देखने को मिलता है, इस बात को भी आपको कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है? अब ये कुछ बातें हैं कैसे आप लोग नाम लिख सकते हो हर एक कंपाउंड का, जरूरी है। ठीक है? जैसे मैं बात करता हूं नॉर्मल कल्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपके सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और आपके जितने भी क्या कंसीडर कर चल सकते हो फंक्शनल ग्रुप, सभी कंसीडर होके चलेंगे, सारे आपके कंसीडर होंगे, सभी का नोमेनकल्चर आपको करना है। अब करना क्या, ध्यान से देखो, यहां पे तीन चीजें होंगी। पहला होगा वर्ड रूट, जरूर ध्यान में रखो। फिर होगा आपका पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आपको बताना है। ठीक है? और उसके बाद आप लोग यूज करोगे सफिक्स। क्लियर है? पहले मैं क्लियर कर देता हूं सफिक्स किसे कहते हैं। ठीक है? किसी भी शब्द के बाद में लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या
बोलते हैं सफिक्स। जैसे मान लो आपको एल्केन का फॉर्मूला बन गया तो हम उसके लिए ANE यूज करेंगे, एल्कीन का बन गया तो ENE यूज करेंगे, एल्काइन का बन गया तो क्या लिखोगे आप लोग YNE। बहुत बेसिक बात है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक कार्बन आया तो उसको मिथ बोला जाएगा, अगर दो कार्बन आया तो इथ बोला जाएगा, तीन आया तो प्रोप बोला जाएगा, चार आया तो ब्यूट बोला जाएगा, पांच आया तो उसको पेंट बोलेंगे, छह आया तो हैग, सात आया तो हैप, आठ आया तो ओक्ट, नन और डेक। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया C6, इसका मतलब क्या है, ये 6 कार्बन एटम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। मान लो मैंने कितना बोल दिया, C5 बोल दिया, तो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये बन जाएगा आपका पेंट, 5 का कार्बन एटम होंगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो AN इसके पीछे जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो आगे जुड़ते हैं, सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो पीछे जुड़ते हैं। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सामने है आपके स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड देखो कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, कार्बन एटम कैलकुलेट करो, 1 2 3 और 4 कार्बन एटम को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे यहाँ पे ब्यूट। क्लियर है, सिंगल आग हो गया आपका ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लग रहा है, इन, यानी कि डबल बॉन्ड है इसलिए क्या जुड़ता है, EN है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट टू इन। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, क्या बन गया इसका नाम, ब्यूट टू इन। ऐसे आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या होता है, अभी अभी तो हाइड्रोजन एंड कार्बन था, लेकिन यहाँ पे अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या होगा। जैसे एक और मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया आपका CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, फिर CS2 और फिर क्या होगा CS3। अब इसका नाम पूछूं तो आप लोग बता सकते हो, कार्बन एटम को गिन लो, 1 2 3 4 5। 5 के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, पेंट यूज करते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज कर देंगे, AN। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या बन जाएगा आपका ये पेंटीन। अनसैचुरेटेड है नहीं, बताया ना, पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर अनसैचुरेशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सोफिक्स। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसी के बेस पे आपके सारे फॉर्मूले बनते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब जो सबसे पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आया आपका, ठीक है, तो क्लोरीन बाद में नहीं जुड़ता, पहले जुड़ता है। जितने भी हैलोजन है सब पहले जुड़ते हैं। जैसे क्लोरीन आया तो क्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन आया तो ब्रोमो, आयोडीन आया तो आइडो। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे एल्कोहल आया तो सुफिक्स हो जाएगा, बाद में जुड़ेगा। अगर आप लोग एल्डिहाइड यूज करोगे तो बाद में जुड़ेगा, अगर आप लोग कीटोन यूज करोगे तो बाद में जुड़ेगा, ओइक एसिड आपका बाद में जुड़ेगा। तो सुफिक्स और प्रीफिक्स के बीच में आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। बाकी मैं एक और डेडिकेटेड सेशन इसके ऊपर लेके आऊंगा, जहां पे हम लोग इन सभी की इन डेप्थ में एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, ये आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। जैसे इसका नाम लिखना हमको, ठीक है, ध्यान से समझो, क्लोरो तो पहले आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 पे आपका क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, क्लोरो। कार्बन एटम कितने हैं, 4। 4 के लिए आप लोगों ने क्या यूज किया, ब्यूट। और आपका सेकंड पोजीशन पे क्या है, ENE, तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, ENE। तो इसका क्या नाम बन जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। क्लियर है, ये इसका क्या बन गया, नाम बन गया। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ। अलग से इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी करेंगे, इस सेशन में क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। ठीक है, अब आपको समझना है एग्जैक्टली होमोलोजस सीरीज क्या होती है। नाम से पता चल रहा है एक सीरीज है। जैसे एल्केन का आप लोगों ने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था एल्केन का, CnS2n+2। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आप लोग रख दो, 1 2 3 4 5, वैसे वैसे आपका कार्बन बनता जाएगा। यानी कि होमोलोजस सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनको सेम जर्नल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको क्या बोलते हो आप लोग, होमोलोजस सीरीज। ठीक है, द कंपाउंड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जर्नल फॉर्मूला इज कॉल्ड होमोलोजियस सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोजियस सीरीज। आपके सामने है, जैसे यहाँ पे आपके एक कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम है। सभी में क्या फंक्शनल ग्रुप है, OH। याद करो OH किसका था, एल्कोहल का। क्लियर, तो इसको बोलते हैं आप लोग होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका ये CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, इन सब का एक ही फॉर्मूला है। क्लियर है, आप लोग देखोगे 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, CnS2n+2 एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हर एक आपके कंपाउंड के बीच में, कॉन्जुगेटिव कंपाउंड के बीच में आप लोग देखोगे कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। क्लियर, ये आपको एक बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एडजस्टेंट मेंबर डिफर बाय द CS2, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझो कि इनको एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, CnS2n+
CN+2 CnH2n और CnH2n-2 जर्नल फॉर्मूला सभी का क्या से मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, सेम मिलता है। दैट्स व्हाई तो इनको क्या बोला जाता है, होमोलोजियस सीरीज बोला जाता है। क्लियर है। मेंबर शोज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, मतलब इनमें जो भी कंपाउंड आएंगे 1 2 3 4 5 जैसे भी आप लोग n की वैल्यू रखोगे ना, तो जैसे जैसे आप लोग एटॉमिक मास को बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर आप लोग कह दो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, इंक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच ए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है, ये ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, इससे कम और फिर इससे कम, आप लोग ऐसे कह सकते हो। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ऐसे नहीं ऐसे आएगा। क्लियर है, इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। क्लियर है। तो ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है कि क्या क्या होमोलोजियस मेंबर जो होते हैं होमोलोजियस सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होती है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में हमने कुछ बातें की, हमने एलोट्रोप्स के बारे में जाना, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस के बारे में कुछ बेसिक बातें की, टेट्रावैलेंसी, कैटनेशन और स्मॉल साइज के बारे में बात की, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में हमने बात की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने देखा लीनियर होता है, ब्रांच्ड होता है और साइक्लिक होता है, ये भी हमने बात की। उसके बाद हमने देखा फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तमाम बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट बात, बुनियादी बात, जरूरी बात है क्या है, ध्यान से देखो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मैं डैम श्योर कर सकता हूं, आपको 100% गारंटी ले सकता हूं, इन चारों रिएक्शन में से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में एक 101% देखने को मिलेगी। चारों में से एक आप करके लेके जाइए, चारों करनी पड़ेंगी, एक आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। जहां पे पहली रिएक्शन है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशनल और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन बेहद आसान लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलाना। किसी भी कार्बन के कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं ना, तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई हम जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ना, इनको क्या बोला जाता है, आपका कंबशन। कार्बन बर्न्स इन द ऑक्सीजन टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ द हीट एंड लाइट। ठीक है, ध्यान में रखना, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट देगा और लाइट देगा। दैट्स व्हाई एज ए फ्यूल हम इनको यूज करते हैं। क्लियर है, एज ए फ्यूल हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जोड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। ये जरूरी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होती है कंबशन के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और आप एज ए फ्यूल इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को भी पता है। ये होगी आपकी कंबशन की बात। ठीक है, अब जैसे जलेगा ना तो 3 तरीके की फ्लेम होती है, येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। ये आपको जनरली कम केस में देखने को मिलता है। येलो फ्लेम आपका रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रहा है। अगर आपको आपका जो इस तरीके का ब्लू फ्लेम दिखता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग हो रहा है। ठीक है, जब कंप्लीट बर्निंग होता है तो आपको इस तरीके का शेप देखने, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरीके का कलर दिखता है। और इनकंप्लीट बर्निंग में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर कलर दिखता है। ठीक है, आई होप की समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कंबशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशनल ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल ईथ का मतलब 2 कार्बन और OH ग्रुप होएगा, OL है, C2H आप लोग कह सकते हो 4 2 दूनी 4। ठीक है, और एक OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 और एक 5। ठीक है, C2H5 और कितना हो जाएगा आपका OH। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं एल्कलाइन KMnO4। इस रिएक्शन में आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करोगे, एल्कलाइन KMnO4। इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं जिसमें आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड को क्या बना दिया जाता है, सैचुरेटेड बना दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एडिशनल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो डबल बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, निकल या प्लेटिनियम की कैटलिस्ट यूज की। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, ये क्या बन गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच वी ऐड द हाइड्रोजन इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू मेक इट सैचुरेटेड। क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट इज कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग वेजिटेबल ऑयल से और वेजिटेबल घी बनाने में करते हैं। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होती है, आपकी एडिशनल रिएक्शन। क्लियर,
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या है ये पूरा कांड की किस तरीके से एडिशनल रिएक्शन होती है। ठीक है, फाइनली वी आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हाइड्रोजन हटा कोई और आया, हाइड्रोजन हटा कोई और आया, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपके पास था CH4, यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, ये एक HCl निकल गया, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो बुनियादी बातें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पहला इथेनॉल और दूसरा डिफरेंस है इथेनोइक एसिड। इस दुकान पे अगर आप लोग जाके देखोगे तो दोनों चीजें साथ साथ दिखी मिलती है आपको। आई होप के क्लियर दिख रहा होगा, इथेनॉल और दूसरा क्या है, इथेनोइक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन दोनों के बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। एल्कोहल आप लोगों ने पता है कि OH ग्रुप जहां पे प्रेजेंट होता है अल्कोहल होता है, सुफिक्स हम अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, OL यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नल रिप्रेजेंटेशन अल्कोहल का क्या होता है, ROH, यही तो होता है आपका जर्नल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल ऑफ द अल्कोहल में मिथेनॉल भी होता है, एग्जांपल में क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, C2H5OH। काफी इंपॉर्टेंट बात है। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला दिया हुआ माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका C2H5 और क्या दिया हुआ है आपका OH। क्लियर, अब यहां पे जरूरी बात क्या है, ध्यान से देखें, एक मिनट। हाँ जी, देखें अब यहाँ पे क्या है, जरूरी बात क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना ये इथेनॉल का। ठीक है, अगर इथेनोइक एसिड का देखोगे तो CH3COOH बनता है। क्लियर है, इथेनोइक एसिड का क्या बनता है, CH3COOH। उससे पहले कुछ बुनियादी बातें, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट आता है 351 केल्विन। ठीक है, गुड सोलवेंट है, सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका ये होता है प्योर इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसको बोलते हो लीथल। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, परफ्यूम के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। इसका यूजेस बहुत पूछा जाता है, एक एक दो दो नंबर में। ठीक है, तो सारे यूजेस आपको पता होने चाहिए। अब जैसे आपका इथेनॉल का रिएक्शन देखो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इथेनॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम के साथ, सबसे जरूरी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे साबुन बन जाता है। ठीक है, सोडियम एसिडेट बोलते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप लोग इसको सल्फ्यूर जो आपका CH3CH2 है, जैसे आपका ये क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, अगर इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है अलोंग विद द वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी ने पढ़ा। ठीक है, RCOOH, यानी ये वाला फॉर्मूला होता है ना, RC डबल बॉन्ड O और OH, ये अल्कोहल और ये कीटोन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। जैसे फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। ठीक है, या आप लोग कह सकते हो प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है, ये सारे एसिड होता है। ठीक है, ये आपका इथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये प्रॉपर्टीज है, इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, कलरलेस लिक्विड होता है, कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, 5 से 8% सोल्यूशन इन वाटर, इसको बोलते हो विनेगर, सिरका जिसको कहते हो। तो सिरका क्या होता है, पानी में 5 से 8% अगर आप लोग इथेनोइक एसिड को मिला दो तो क्या बन जाएगा, आपका सिरका हो जाएगा। क्लियर है, ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ रिएक्शन है जिनको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। जैसे एस्ट्रिफिकेशन में क्या करना होता है, इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करानी होती है किसी भी एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है एस्टर। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन में क्या है, एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो इथेनॉल प्लस में सोडियम एथनोएट बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन, साबुनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे साबुन बनता है एक तरीके से, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, क्या बनता है आपका साबुन। ठीक है, सोप बनता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। दोनों रिएक्शन पेपर में आ सकती है, पक्का इनको बना के लेके जाएं। ठीक है, अब चलो ध्यान से
देखो सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है। साबुन क्या है, सोडियम और पोटेशियम क्या क्या है, साल्ट है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन में सोडियम और पोटेशियम का साल्ट, ये क्या कहलाता है आपका साबुन। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका शेप दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दो एंड होते हैं, ठीक है, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंड है ना, ये वाटर लवर है, मतलब वाटर के पास जाएगा, ये वाटर से दूर जाएगा। पूंछ जो टेल होती है वो दूर जाती है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, क्लियर है। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, क्लियर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर फीरिंग, क्लियर है। इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है सफाई में, साबुनीकरण अभिक्रिया, जिससे सॉरी आप लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जिसको कहते हो, ठीक है। जैसे हाउ डज सोप वर्क, साबुन कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। साबुन काम कैसे करता है, देखो ध्यान से, ये आपका कपड़ा था, कपड़े के ऊपर आपको दिख रहा होगा कुछ गंदगी लगी हुई है, ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हो तरीके से, ये एक तरीके से ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, या कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, XYZ कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे साफ किया जाता है, मैंने इसमें साबुन का जो सॉल्यूशन है उसको कपड़े में डाला, तो यहाँ पे ये साबुन का मॉलिक्यूल है। आप लोग देखो, ये क्या था, हाइड्रोफिलिक, वाटर लव है, इसको वाटर से लव है, ठीक है, वाटर लविंग है, ठीक है। और ये क्या है, वाटर से फोबिक है, क्लियर है। तो ये वाला हिस्सा पानी की तरफ जाएगा, ये वाला हिस्सा ग्रीस की तरफ जाएगा और ग्रीस के चिपक जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, देखो चिपक गया, ठीक है। और चिपकने के बाद ये सभी एक सर्कुलर अरेंजमेंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है मिसेल। ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हो, मिसेल। अब मिसेल का काम क्या होता है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप, ठीक है, विद ए ग्रीस और अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको कहते हो आप लोग, ठीक है, उसके साथ मिक्स होती है। और जैसे आप लोग कपड़े को झड़काते हुए उसके साथ पानी में चले जाते हैं, क्योंकि ये हिस्सा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप होता है। और यहाँ पे होता है मिसेल फॉर्मेशन, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। और इस तरीके से आपका कपड़ा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, कपड़े से गंदगी बाहर हो जाता है, क्लियर। और आपका कपड़ा फाइनली कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिहाज से, ठीक है। अब आपका साबुन हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, ये भी आपको जरूर याद रखना है। साबुन किसके साथ काम नहीं करता है, हार्ड वाटर के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करता है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन होता है आपका इस चैप्टर का, कैसे कैसे आप लोग इसको समझ सकते हो कि यार कैसे काम करता है, ठीक है। फिर भी अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला पड़ा है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वेल, ये सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।